नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच से आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा रिनोन लेखिका भूमिका द्विवेदी को। भूमिका द्विवेदी जी उपेंद्रनाथ अस्त की फैमिली से हैं और प्रयागराज से संबद्ध हैं। वो अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत साहित्य की गहन अध्येता रही हैं और हिंदी साहित्य के रचना जगत में प्रतिष्ठित नाम है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं और कुछ अनुवाद भी हुए हैं। इन सारी चीजों को देख करके हमने सोचा कि भूमिका जी को एक बार बुलाया जाए, उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल की जाए और देखा जाए कि कैसे वो इतना सब कुछ कर पाए। तो स्वागत है भूमिका जी अनुस्वार मंच पर। जी, हमारे जो दर्शक हैं उनके तरफ से हम आपको कुछ प्रश्न बताते रहेंगे और जी। और आपकी मर्जी आपके जवाब लेते रहेंगे। जी। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो जानना चाहेंगे सब लोग कि आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई और किसकी प्रेरणा से। संजीव जी नमस्कार। आपके सभी पाठकों को, आपके सभी दर्शकों को और आपके सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार और अनुस्वार मंच का आभार, अभिनंदन हमारे साहित्यिक जीवन में। आप साहित्यिक जीवन का प्रारंभ पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिल्ली में ही शुरुआत हुई है, अगर किताब लिखने के लिहाज से कीजिए। अदरवाइज लिखना पढ़ना तो इलाहाबाद की जमीन में हवा में बहता है। वहाँ का साहित्यिक माहौल है वहाँ कुछ। वहाँ आप यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होइए। अब आप समझ लीजिए जहाँ मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ वहाँ ठीक हमारी स्कूल की बिल्डिंग से लगी हुई जिसकी दीवार थी वो डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा जी थी। उनके वो खुद तो संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी मिस वर्मा, लेकिन जो उनके फादर हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वो एक नाटक की दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित, साहित्य की दुनिया का बड़ा भारी नाम है। तो अब आप देखिए कि हम लोग को तो मतलब हर जमीन जर्रा जर्रा वहां का तो खाक भी साहित्यिक है। हमारे यहाँ की धूल भी साहित्य कहीं ना कहीं संजोए हुए है अपने आप में, क्योंकि उन्हीं जमीन पर मैंने उसे देखा था इलाहाबाद के पथ पर। तो इलाहाबाद की जो रग रग है, रेशा रेशा है, वहां पे साहित्य घुला हुआ है। तो कुछ ये माहौल मुझे मिला था, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा जन्म वहां हुआ। लेकिन उन सारी चीजों को समेट कर मैं आर्टिकल लिखती थी, छोटी मोटी बच्चों वाली कॉलम में छप रही थी। थोड़ा सा बड़े हुए तो आर्टिकल्स वगैरह छपने लगे, स्कूल की पत्रिका में रेगुलर छप रही थी उस दौरान। लेकिन किताब जिसे कहते हैं, अगर आप साहित्यिक जीवन का प्रारंभ कहें तो मुझे लगता है किताब आती है। तो पहला उपन्यास यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने आई थी दिल्ली में, यहाँ पर आकर लिखा था। तो पहली चीज जो लिखी है कंप्लीट एक बुक फॉर्म में, दैट इज अ नॉवेल, आसमानी चादर। ओके। एंड ये कब पब्लिश हुआ? आसमानी चादर सबसे पहले प्रकाशित तो हमारी दूसरी किताब हुई थी, वो बोहनी कहानी संग्रह है। भारतीय ज्ञानपीठ ने अनुशंसा सम्मान उसको दिया था। ये 2017 में प्रकाशित हुआ था। और इतनी जल्दी आपने इतने सारे रचनाएं लिख डाली हैं? सर लिखा बहुत दिनों से है, प्रकाशित अब हो रही है धीरे धीरे। नो, आपके 10 से अधिक किताबें होती हैं। 14 किताबें हैं जो प्रकाशित हैं। संजोया नहीं है, एक साथ आया नहीं है, मैं रख देती हूँ। तो लिखा बहुत जमाने से है, बचपन से लिख रहे हैं, लेकिन इकट्ठा करके किताब की शक्ल में वो अब आ रही है जब मैं दिल्ली आ गई हूँ। इलाहाबाद में तो हमेशा बच्चा ही समझा जाता था, अरे ये तो बच्चे हैं तो बच्चे हैं। यहाँ आके जब सेल्फ डिपेंडेंट हुए, हॉस्टल की लाइफ आपको सेल्फ डिपेंडेंस सिखाती है।
जब से अपने पांव पर खड़े हैं, अपने डिसीजन से, अरे मैं आपको मजेदार एक बात बताऊंगी संजीव जी, इलाहाबाद से आकर दिल्ली में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं उसमें आप समझें कि इलाहाबाद में तो कोई भी काम करना शुरू करो, कहीं जाना हो कहीं हो तो नहीं नहीं क्या जरूरत है, लड़की हो नहीं, एक तो मैं बड़े सामंतवादी परिवार से आती हूँ। लेकिन अब यहाँ दिल्ली में आके जो मैंने परिवर्तन प्रारंभ किया है वो ये किया है कि पहले काम कर लो उसके बाद खबर भेजो इलाहाबाद, ठीक है। जैसे एक बार पौंडीचेरी जाने का प्लान बना था, मेरी रूम पार्टनर वहां से थी। एक बार हैदराबाद जाने का प्लान बना था। अभी मैंने माता जी से पहले पूछा कि पौंडीचेरी जाना है, वहां पे तो फोन करके इत्तला भी दीजिए इलाहाबाद में कि आप 8 बजे के अंदर हॉस्टल में हैं, क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ वेरी सिक्योर प्लेस फॉर वुमेन। तो मैंने कहा कि भाई मैं पौंडीचेरी जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पौंडीचेरी जाकर क्या करोगी, जो भी है वहीं पढ़ा, तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा गया है, घूमने के लिए नहीं। तो मैंने कहा भैया नहीं जा पाएंगे, मेरी सहेली रूम छोड़कर चली भी गई, मैं नहीं जा पाई। अगली बार जब हैदराबाद जाना था तो जब मैं बाकायदा फ्लाइट पकड़ के बैठ गई हूँ और जब मैंने लैंड किया है हैदराबाद में, तब मैंने फोन करके बताया कि हाँ मैं हैदराबाद आ गई हूँ। अब मुझे डांट क्या पड़ेगी, अरे तुमको बताना चाहिए था, है ना। तो हाँ ये सीख लिया है, पहले काम कर लीजिए फिर बताइए। इलाहाबाद में पहले पूछ कर काम करने की आदत पड़ी हुई थी। तो जो आप किताबों की बात कह रहे हैं ना, तो ये यहाँ की किताबों की नहीं तो आर्टिकल्स कहानियां बिखरी पड़ी हैं। आप लैपटॉप में समझ लीजिए मेरी कम से कम 80 कहानियां आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, वो नहीं इकट्ठी हुई है अभी भी, और वो लैपटॉप भी नहीं चल रहा है। तो अब यही करते हैं कि भैया पूरी किताब बनाए सामने लाएं, तो बहुत जल्दी नहीं हुआ, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है जो सामने धीरे धीरे आ रहा है। आप कौन कौन विधाओं में काम करती हैं? सब, मेरा मूल जो मुझे प्रिय है वो उपन्यास विधा है, ठीक है। और काम किया है सब में, नाटक लिखे हैं, नाटक प्रसारित भी हुए हैं, नाटक का मंचन भी हुआ है, प्रकाशन भी हुआ है थोड़ा बहुत, संस्मरण इधर बहुत सारे जो मेरे साथ के लोगों के साथ नहीं जुड़ा है, मेरे पास संस्मरण बहुत सारे लोगों के हैं, तो वो है, हर विधा में लगभग काम है। तो आपका इंटरेस्ट वैसे उपन्यास में है। कविता और कहानी के बीच में आपने कहानी को क्यों चुना? देखिए इसकी बात ये है, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, आपने जरूर सुनी होगी, आप भी कविताएं लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यानी जब कवि आप ये कहना चाहती हैं कि आप प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े इसलिए जरूरत नहीं पड़े? नहीं, मैंने कविताएं लिखी हैं। अच्छा, टीन एज में आकर्षण यानी इन्फेचुएशन तो होता ही होता है। हो सकता है कि कविता जो आपने लिखी हो इन्फेचुएशन का रिजल्ट हो। मैं आपको बताऊं मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैंने कविताएं जो हैं बहुत सारी, मेरे साथ की जो लड़कियां, हम लोग, मैं पढ़ने में अच्छी लड़की कही जाती थी, मेरा मार्क्स बहुत अच्छे होते थे, लोगों को बड़ा कंपटीशन होता था कि भूमिका के मतलब उसमें ये मार्क्स कैसे ज्यादा है, ये देखो उसकी कॉपी चुरा लो, इस तरह के काम यूनिवर्सिटी में मेरे 12th क्लास तक के 10+ और 2+ में ये सब होता रहा है। लेकिन कविताई की बात अगर आप कह रहे हैं तो ये जो सारी लड़कियां मेरे आसपास थी, इनके सबके लव अफेयर्स होते रहते थे। तो वो आके बता रही होती थी भूमिका वो नाराज हो गया है, मुझे उसे मनाना है, तो मैंने उन लोगों के लिए बहुत कविताएं लिखी हैं। मैंने लोगों के संबंध बनाने के लिए बहुत कविताएं लिखी हैं। मैंने, मेरी कविता में एक रेहाना करके लड़की मेरे साथ थी, उसका जो है तलाक रुका है, उसको एक कविता दी थी कि तुम अपनी मोहब्बत से भरी हुई ये कविता उसे दो, वो नाराज खत्म हो जाएगी, उसकी नाराजगियां बंद हो जाएंगी, तुम एक बार कोशिश तो करो। ठीक बात। तो इस तरीके से कविताएं मैंने लिखी है, मेरे पास 5 संग्रह हैं आज भी, जिसे नीलाभ जी ने एडिट किया हुआ है, वो रखे हैं। लेकिन कविता बहुत बहुत नितांत एकांतिक चीज है, वो बहुत अपने आप में जुड़ी हुई है, उसका सामाजिक सरोकार उतना नहीं है
जितना कहानियों का है और उपन्यासों का है। उपन्यास बहुत पर्सनल चीज नहीं होती है, कहानी बहुत पर्सनल चीज नहीं होती है। कहानी जब है तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से लेकर उनके सरोकारों से जुड़ के हम लिखते हैं और उन्हें ही वापस कर रहे होते हैं, है ना। कहा मैं अगर एकदम बहुत मोटे मोटी भाषा में कहूँ तो कविता दिल से होती है, कहानी में दिल और दिमाग दोनों लगता है ना। तो जब हम कोई चीज पाठक के सामने रख रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं कि ये सहूलियत से रहे, ये सिस्टमेटिक बने, इसका प्लॉट हो एक प्रॉपर। कविता ही तो बिल्कुल भावुक चीज है, भावनाओं में बहने वाली चीज है। अभी आपने कहा कि आपने तलाक रुकवा दिया कविता से। हाँ, रुकवाया, बिल्कुल। रेहाना का तलाक रुका। तो क्या आप वो कविता सुना सकती हैं? वो कविता तो मैं नहीं सुना सकती। तुम कौन हो मेरे है शायद, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। मैं आपको इसमें भेज दूंगी मेल पर। नहीं, यहाँ हमारे दर्शक सुन लेते हैं ना। दर्शक सुनना चाहते हैं तो दर्शकों के लिए तो फिर लाना पड़ेगा मुझे। तलाक भी रुका, ये वाली कविता मेरी कविताओं में तो, अरे अभी यहाँ अगर दर्शक देखना चाहें, अभी नीलाक्षी नहीं रहे जिस दिन, उस दिन जहाँ शमशान में मैं बैठी हूँ, मेरी वहां पर दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, एक बात पूरी लिखी, वही कविता की शक्ल में आ गई। देखिए, उसको 1000 ब्लॉक्स में लोगों ने लगाया है। सैकड़ों अखबारों ने उसे छापा है, उस कविता को। तो ये बहुत जज्बाती चीज है। अगर पाठक सुनना चाहते हैं, मैं कभी और सुना दूंगी, हम और आप मिलते ही रहेंगे, मैं कभी और सुना दूंगी। ठीक है। आपके यहाँ से कहानी संग्रह और उपन्यासों का सिलसिला है, तो अभी यहीं रहते हैं, कविताएं किसी और दिन। कविता से आपकी मन की बातें दिखाई पड़ने लगेंगी। अच्छा, ऐसी बात है। नहीं, मेरी मन की बात आप कहानियों से भी देख सकते हैं, संस्मरणों में भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा तो उपन्यासों में देख सकते हैं। तो आपके व्यापक रचना संसार में कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें शामिल हैं? अगर आपके पास डिस्प्ले हो तो दिखा सकते। देखिए, उपन्यास है सबसे ज्यादा संख्या में, तो उपन्यास ही लिखे हैं और वही कंटिन्यू कर भी रही हूँ। कहानियों में ज्यादा दिमाग और ज्यादा तल्लीनता देनी होती है। उपन्यास विस्तृत चीज है, जितना बड़ा फलक है, जितना चाहो बढ़ा ले जाओ। तो उपन्यास हमारा अभी रिसेंटली शिकारी और शिकारा कश्मीर पर है। इसके ठीक पहले नौशाद नाम से लिखा था, थिएटर पर था पूरी तरीके से। उसके पहले ये वाला उपन्यास हमारा आया था स्मैक, जो मुंबई के स्ट्रगलर स्टार्स पर है। स्ट्रगलर्स कलाकार जो हैं, जो वहां स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरे बुरे हालों में जी रहे हैं, स्मैक उस प्लेटफॉर्म पर था। और ये जो है आसमानी चादर, ये पूरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सबके तजुर्बों को समेट के, इन 3 विश्वविद्यालय से ही मैंने पढ़ाई की है महज, तो इन तीनों का समन्वित अनुभव श्रृंखला जो है, ये पूरी उस उपन्यास में है। और एक उपन्यास हमारा है किराए का मकान। क्योंकि हमारा इलाहाबाद भी और यहाँ दिल्ली भी, ये किराएदार यहाँ बहुत, बॉम्बे में भी, सभी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में लोग किराए पर बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा संख्या में देखे जाते हैं रहते हुए। तो इनकी समस्याओं को देखकर मूलतः लिखा है। ये भारतीय ज्ञानपीठ से आया था ये उपन्यास भी। और ये इस तरह से, इस तरीके के उपन्यास हैं। और जो लिखा है अभी बनारस पर है, बनारस की पृष्ठभूमि पर है। और भी उपन्यास हैं। अब कहानी संग्रहों की बात करें तो पहली कहानी संग्रह तो बोहनी ही था। एक कहानी संग्रह पितृपक्ष एवं अन्य कहानियां हैं। एक कहानी संग्रह है हमारा रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया, इस नाम से था। हालांकि नाम बाद में खाली तमंचा उन्होंने कर दिया था। तो ये अभी इसका आज तक चैनल वगैरह ने लिया है, इस पर काफी बातें की हैं, बहुत पसंद आया लोगों को। तो ये कहानी संग्रह है। और लेखन में संस्मरण है, संस्मरणों की किताब है एक, 2-3 खंडों में है ये किताब। तो एक एक में रख के चल रहे हैं। 40 वैश्विक स्तर के जो पर्सनालिटीज हैं, इनसे जो जो मुलाकातें हैं, उन सब का ब्यौरा है यहाँ पर। जी।
और क्या है लास्ट। इन सारी किताबों में आपकी पसंद या आपका प्रेम किससे ज्यादा है? मेरा सभी से प्रेम है। जिस प्रकार एक माँ को अपने सारे बच्चे एक समान प्यारे होते हैं, कोई बच्चे को वो नहीं कहेगी तुम ज्यादा प्यारे हो और तुम कम प्यारे हो। मेरे सभी बहुत प्यारे हैं, सभी बराबर से प्यारे हैं। सभी चरित्र, बहुत सारी महिला चरित्र है, जैसे एक दूध कहानी का महिला चरित्र है, जैसे एक दांव कहानी की है, जैसे केसर कस्तूरी में एक चरित्र है, जैसे ये जो वेश्या वाली कहानी है बोहनी पर है, रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया में है, बहुत सारी है, मजदूर है। सभी, मुझे सभी चरित्र भी पसंद है और सभी किताबें भी पसंद है। मैं किसी एक को स्पेसिफिक कह नहीं सकती। और जो सबसे अच्छा होगा तो वो अभी प्रयास जारी है, देखिए कौन सा बनता है। सही बात है। कौन सी आती है जी। तो ये विषय वस्तु जो आप अपने उपन्यास की लेते हैं, कहाँ से उठाते हैं? समाज से, ऑलवेज ऑलवेज। सारी की सारी वास्तविकता से भरी हुई हैं। हाँ, ज्यादातर कोई ना कोई चरित्र कहीं ना कहीं से है। उसे कल्पना में सजा सवार सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल स्ट्रक्चर है वो रियलिटी पर है, 100% रियलिटी पर है। उसका ऑर्नामेंटेशन, उसको सजाना, उसको संवारना, उसमें तमाम सारी खामियां खूबियां ऐड हम जरूर करते हैं, लेकिन वो चरित्र 100% यथार्थ होता है। मेरे ख्वाबों में परियां नहीं आती, मेरे ख्वाबों में फरिश्ते नहीं आते, मेरे ख्वाबों में चांद सूरज सितारे नहीं आते, फूल नहीं आते। मेरे ख्वाबों में हकीकत ही के चरित्र होते हैं और उन्हीं को मैं कलम में लाने का प्रयास करती हूँ कि कागज में। चीज आपने तुरंत कविता बना ली। तो अगला प्रश्न ये कि सामाजिक परिवेश में से कैसे, किस प्रकार की घटनाओं को आप उठाना चाहती हैं? सामाजिक परिवेश में तो कोई भी चीज, ये आपका अच्छा प्रश्न है, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है संजीव जी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यदि आप पूछेंगे तो वो कोई भी चीज जो तकलीफ शुदा होती है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, वो कोई भी चीज हो, ठीक है। अब आपको इसका एक उदाहरण मैं दूंगी, जैसे कि स्मैक उपन्यास था, ठीक है। स्मैक उपन्यास पर जब इसकी शुरुआत मैंने की है तो मैं एयरपोर्ट पर वहां बैठी हुई थी मुंबई के। मेरी फ्लाइट एक्चुअली छूट गई थी। मैं आई थी डोमेस्टिक वाले में, तो डोमेस्टिक में नहीं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, इंटरनेशनल वाले सेक्शन में था। वहां से इसकी दूरी काफी थी, तो दूरी तय करते करते, ट्रैफिक मुंबई में बहुत था, तो वो दूरी तय करते करते फ्लाइट मेरी मिस हो गई। तो अब अगली फ्लाइट जो उन्होंने दी वो अगले दिन की थी, ये रात 2-3 बजे की बात है, तो सुबह 5 बजे की थी। तो मेरे पास 2-4-7 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए थे, क्योंकि बॉम्बे में जिनके यहाँ रुके थे वहां से चली आई थी। अब एयरपोर्ट में ही दिन मुझे अपना बाकी वक्त गुजारना है, कोई और चारा नहीं था। तो मैंने यहाँ एक लड़की देखी जो बैठी रो रही है, और वो कमाल की खूबसूरत लड़की है, बहुत कमसिन है, उम्र नहीं है उसकी ज्यादा, लेकिन जो उसका रोना है ये अट्रैक्ट किया था मुझे लिखने के लिए, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो वो जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है वो तकलीफ होती है। मैं एक बार आपसे कहूंगी कि ऐसा मैं मानती हूँ कि जो तकनीक है, तकनीक वैज्ञानिक बनाती है, ठीक है, लेकिन जो तकलीफ है ये साहित्यकार बनाती है। तो लोग, हाँ, तो तकलीफ मुझे अट्रैक्ट करती है सबसे ज्यादा, किसी भी दुनिया की, किसी भी इंसान की। अगर बहुत मैंने नेताओं पर भी लिखी है, हालांकि नेता प्रायः तकलीफ देने वाले होते हैं, ये तकलीफ शुदा लोग नहीं होते हैं, पर मैंने इन पर लिखा है। जो चीज है संवेदनाओं से जुड़ा हुआ हमारा साहित्य जगत होता है, हमारी लेखनी संवेदनाओं से चलती है, तो जो तकलीफ होती है और जो हसीन चीज होती है ये मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। शिकारी और शिकारा में ही देख लीजिए, मैंने जब देखा था, ये मैं कश्मीर में ही उस वक्त थी जिस समय ये उपन्यास का आगाज हुआ था, तो मैंने ये देखा था कि वो शिकारी जो एक लड़का है वो बड़ा चालाक किस्म का है, और वो बड़ी एक नादान सी लड़की को बड़े प्यार से लिए जा रहा है। तो मेरे दिमाग में उसी समय ये आया कि इतने सुंदर शिकारे पे ये शिकारी बैठा है, तो मैंने कहा इसका उन्वान जो है अब शुरू हो जाना चाहिए, तो वहीं से कहीं ना कहीं आया है।
ऐसा है कि जहाँ दुख देखती हूँ वहां मैं लिखती हूँ। आपने व्यंग पर कुछ नहीं लिखा क्यों? मेरे ज्यादातर उपन्यासों में व्यंग बहुत भरा हुआ है, तो अलग से व्यंग विधा चुनने की जरूरत पड़ी नहीं। और हरिशंकर परसाई जी जिस तरह का ये एक बहुत आजकल के ही हैं, केपी सक्सेना एक हैं, एक सूर्य प्रकाश पांडे हैं, ये जिस प्रकार की धारदार व्यंग लिखते हैं कि मैं पढ़कर ही बड़ी आनंदित हो जाती हूँ, तो मुझे अलग से जरूरत नहीं लिखने की पड़ती है। जरूरत नहीं होती है। मेरे उपन्यासों में मेरी बातचीत में ही पर्याप्त व्यंग, जिन पर व्यंग किया जाना चाहिए उन तक पहुंच जाता है। बहुत सुंदर। आपकी कविताएं जो हैं, आप बता रहे हैं कि 60-70 कविताएं हमारे पास रेडी हैं, तो किसी एक कविता का जरा आप वाचन कर सकेंगे, किसी भी कविता का? अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं लेकर बैठती। एक कविता है अपराध बोध। जी। अपराध बोध होता है मुझे जब मैं देखती हूँ मेरे पैर से कोई चींटा या चींटी कुचल गई अनजाने में। अपराध बोध होता है मुझे जब मैं देखती हूँ कि मैं घर पर नहीं थी और मेरे पेड़ पौधे मुरझा गए नौकरों की लापरवाही से। अपराध बोध होता है मुझे जब मैं देखती हूँ कि मेरे घर में ताला पड़ा था और वो औरत जो मेरे यहाँ से रोज खाना लेकर जाती थी उसे खाना नहीं मिला, या वो बच्चा जिसे मैं टॉफी बिस्कुट देती थी, या छत पर पतंग जो पड़ी होती थी वो लेकर वो खुश हो जाया करता था, आज उसे मेरे घर पे ताला पड़ा हुआ मिल गया। मुझे अपराध बोध होता है ये देखकर। अपराध बोध होता है उस वक्त भी जब मैं अपने सबसे प्रिय को ऑफिस जाते हुए देख लेती हूँ और एक बार गले भी नहीं लगाया होता, एक बार का आलिंगन भी नहीं होता और वो निकल जाते हैं। अपराध बोध होता है उस वक्त भी जिस वक्त निराहार मैं देखती हूँ मेरे अपने को, किसी भी वजह से बच्चों को जब मैं हटा नहीं पाती अपने शयन कक्ष से। अपराध बोध होता है तुम्हें निराहार जाते हुए देखकर, अपराध बोध होता है। तो इसी तरीके से ये कविता है, पर पूरी याद नहीं है मुझे। नहीं, ठीक है, चंद लाइनें सुन करके दर्शकों को ये पता चलेगा कि आप कविता अच्छी लिखती हैं। अच्छा, कोशिश कर लेते हैं। हाँ, कागज रंग लेते हैं। कुछ अच्छा करने की कोशिश में सुमित्रानंदन पंत ने पूरा लोकायतन लिख डाला था। ये आपने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि लोकायतन की सूंड से लेकर के पूंछ तक शायद उन्हें भी समझ में नहीं आता कि उन्हें लिखा गया। अच्छा, आजकल देख रही हैं आप, बड़ी विस्फोट हो रहा है, लेखन विस्फोट। सोशल मीडिया भरे पड़े हैं कहानियों से, लव कथाओं से, कविताओं से। लोग एक एक दिन में 5-5, 6, 10-10 कविताएं लिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ लिखे जाने के बावजूद पाठकों से का जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा? पाठकों का जुड़ाव इसलिए नहीं हो रहा है कि साहित्य की कोई भी विधा वो रह नहीं गई है जो होनी चाहिए थी। देखिए, जो गंगा है, अब वो गंगा पीने लायक भी क्यों नहीं बची है? क्योंकि उस गंगा में कल कारखाने का कचरा, सीवर, दुनिया भर के नाले बहा दिए गए हैं। एकदम यही स्थिति जो है साहित्य की हो गई है। इसमें इतने सारे, वो जो साहित्य जो चीज थी वो संवेदनाओं पर आधारित थी जी। उसमें इतना कुछ और ऐड हो गया है। जब आप सकारात्मक चीजें, अगर उसी गंगा में आप दूध बहा रहे थे, उसमें आप नर्मदा का पानी लाकर छोड़ रहे थे, उसमें आप पवित्र चीजें डाल रहे थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आप उसमें कचरे डालेंगे तो साहित्य उसी प्रकार से दूषित हो गया है, एकदम दूषित हो गया है। अब इसमें जो पाठक है इसके संग बड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि उसको पहले तो वो साफ चुने, अब उसको बेचारे को पता नहीं होता है, वो आता है कचरा बिन के ले जाता है, फिर उसे पता चलता है अरे भाई साहित्य तो बेकार ही है, ये कचरा कचरा लिखा जा रहा है। तो असली साहित्य पंत जी के टाइम पे कचरा नहीं था, महादेवी जी हमारे इलाहाबाद के सारे लोग हैं, ये अश्क साहब के टाइम पर इतना कचरा नहीं था। जो साहित्य से जुड़े लोग थे वो साहित्य में समर्पित थे, ठीक बात है।
जो साहित्यिक संवेदनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो साहित्य में हैं, जिन्हें साहित्य से प्रेम है, जो साहित्य को संवर्धित करना चाहते हैं, पुष्पित पल्लवित करना चाहते हैं, तब तो ठीक है। आप उससे आकर पैसा कमाने का वो धंधा बना लेंगे कि नहीं, हम तो बस वहां लंदन में बैठे हैं, कर रहे हैं चाकरी, कर रहे हैं कुछ भी, और बता रहे नहीं हम तो बड़े भारी संवेदनशील कवि या कथाकार हैं। तो नहीं है। आप जिस काम में है पूरा समर्पण उसको दीजिए, वहां नाम हो जाएगा आपका। आप सोचते हैं ये शॉर्टकट है, यहाँ से नाम बढ़ा लो, ऐसा नहीं है। और अगर आप साहित्य से जुड़े हैं तो पूर्ण समर्पण यहीं रख लीजिए। हम हैं कि नहीं, मेरे नीलाभ साहब थे कि नहीं, उन्होंने लंदन की नौकरी छोड़ दी कि मैं भैया खुलेआम जाकर कविताएं लिखूंगा, मैं लंदन की नौकरी कर नहीं पाऊंगा। वो तो प्रोड्यूसर बन के गए थे बीबीसी में, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी, इलाहाबाद लौट आए। जब आपके अंदर साहित्य को लेकर समर्पण नहीं है, जब आपको गंगा नदी को लेकर आस्था नहीं है, तो आप उसे मैला कर रहे हैं। वही साहित्य की स्थितियां हो रही हैं। बताइए, मंत्री इस बात के लिए एक मंत्रालय गठित किया गया है कि गंगा साफ की जाए, तब भी वो साफ नहीं हो रही है। अब देखिए क्या दुर्दशा है, मैक्सिमम ये एक्सट्रीम गंदगी पहुंच गई है। तो यही साहित्य के साथ भी हो रहा है। इसमें मैलापन बहुत आ गया है, इसमें जो है प्रतिस्पर्धा। अब आप खुद अच्छे साहित्यकार नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग आप साहित्य की दुनिया में देखिए। अभी यहाँ पर जालंधर में पिताजी अश्क साहब की वो जन्मस्थली है, पिताजी ने बहुत काम किया है वहां पर आपके जानने वाले ही कई सारे साहित्यकार गए और बता रहे हैं कि भाई हम ये पुरस्कार लेने आए हैं। अश्क का किसी ने नाम तक नहीं लिया, जो कि अश्क पूर्ण रूपेण साहित्य को समर्पित व्यक्ति थे। बाकी ये लोग नहीं है, जिनको आप कह रहे हैं रोज एक कविता और रोज 4 कविता लिख रहे हैं, ये असल में तो कहीं और नौकरी कर रहे हैं। उनका 10 से 5, जो 10 से 5 नौकरी करता है, वो 10 से पहले के 4 घंटे और 5 से बाद के 5 घंटे उसी नौकरी से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। बल्कि वो जो नौकरी का टाइम है, उस समय वो सोचता है चलो खाली है, काम से जी चुराते हैं, हम साहित्य सृजन कर रहे हैं, हम रोज एक कविता डाल रहे हैं फेसबुक में। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर आप साहित्य के लिए संवेदनशील हैं, अगर आप साहित्य के लिए समर्पित हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब आपको अच्छे पाठक भी मिलेंगे। आज भी लोग प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित थे, क्योंकि उनके अंदर संवेदना थी, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा थी अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने की। यहाँ प्रतिभा है नहीं, संवेदना है नहीं, साहित्यकार बन जाएंगे। और अगर साहित्यकार ना बन सके, तो जो अच्छे साहित्यकार है उनका गला काटेंगे, अपने मित्रों को, अपने चाटुकारों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। ये आपका म्यूट नहीं है, अनम्यूट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि लेखक आजकल अपने लिए लिखते हैं, पाठक के लिए। तो वो वही चीज लिखते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व में चमक आए। ओके, ना ऐसा कोई बहुत कम लोग करते हैं। ये वही लोग हैं जो गंगा जल में कचरा फेंक रहे होते हैं, ये वही होते हैं। घर का कचरा ले जाके वहां फेंक रहे होते हैं, ये वही लोग हैं। ये साहित्य के लिए बने ही नहीं है। ये जिन नौकरियों के लिए या जिन प्रपंचों के लिए बने हैं, इन्हें उन कामों में ज्यादा आनंद आता है और उन्हें ज्यादा समर्पण है। ये जबरदस्ती साहित्य को दूषित करने के लिए आए हुए हैं। ये अगर स्वांतः सुखाए आप लिख रहे हैं, तो फिर आप उसे, जो स्वांतः सुखाए नहीं लिख रहा है, उसके बीच में ना लाइए, आप अपने पास रखिए। जब आप यहाँ गोष्ठी होगी आप उन्हें सुनाइए। मेरी बात आप पकड़ पा रहे हैं? समझ गया। तो ये सारी स्थितियां डिजिटल एज शुरू हो गई है। हाँ, तो इस डिजिटल युग में आपको क्या लगता है कि साहित्य की परिस्थिति, भविष्य क्या होगा? डिजिटल युग में अब जो पाठक है, जो हमारा श्रोता है, जो हमारा रीडर है, इसके पास ऑप्शंस खूब सारे खुल गए हैं। ये जो असली साहित्य लोग हैं, उनके लिए ये हितकारी कदम है। ये डिजिटलाइजेशन होना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो कचरा छांटने के पास, कचरा छांट लेने का ऑप्शन उसको सामने मौजूद है ना। उसका समय बच रहा है। अब नहीं फिर वो एक एक दुकान जाए, एक एक किताब चुने, पसंद करे ना पसंद करे। तो डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, बहुत पुराने चीजों को ले आया है। कई ऐसे मंच भी हैं इस डिजिटल जगत में
जो बहुत अप्राप्य साहित्य है वो भी हमें प्राप्त होने लगा है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। मेरे समझ से ये साहित्य के लिए बहुत सकारात्मक रास्ते हैं। 2 मिनट रुको। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ हाँ पूछिए। कि लेखन कार्य के अलावा आपकी क्या क्या रुचियां हैं या हॉबीज हैं? ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आप सार्वजनिक मंच पर पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, इससे आप पकड़ लीजिएगा कि क्या और अभिरुचि होगी। अभी हाल ही में मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं इलाहाबाद गई थी। इलाहाबाद में नैनी है, नैनी जेल है। तो सीबीआई के हमारे घर में सीबीआई की जांच हमने लगवाई थी। कुछ हमारा एक छोटा भाई है वो खो गया था, तो हमने लगवाई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे नैनी जेल जाने की मौका मिला। मैं जेल से बाहर आई थी, किसी से मिलना था मुझे, तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर गई, मैं मिलकर आई। बाहर आई तो वहां पे एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था कैदियों को। वहां पे एक चित्रकार मिला, तो उस चित्रकार ने रोका मुझे। तो मैंने कहा हाँ बताइए कौन है आप? तो बोलते आप भूमिका है। मैंने कहा जी हाँ मैं भूमिका है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है राइटर हो गई हैं, आपका बहुत मैंने यहाँ यहाँ सुना है, इंटरव्यू देखा। मैंने कहा हाँ ठीक है बताइए क्या हुआ? उसने कहा मैं आपको एक चित्रकार जानता था, अगर आपको मेरी याद हो। तो मैं बहुत याद किया, फिर मुझे ध्यान आ गया कि हाँ। तो मैं पहले मेरे शहर में भी मेरा जो पहला साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था वो एज अ पेंटर ही हुआ था। तो चित्रकला मेरी एक बड़ी अभिरुचि रही है। और पाइनियर अखबार में और अमर उजाला, ये 2 अखबार थे जहां मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मेरी बड़ी बड़ी पेंटिंग एग्जिबिट हुई थी। तो उसकी खबर और उसका इंटरव्यू आया था। ये बड़े थी। अवसान नाम से एक लिखा था, इन सर्च ऑफ लाइफ इस नाम से एक पेंटिंग मैंने लिखी थी, राजनीति पर लिखी थी, मैंने बनाई थी। इस प्रकार के मैंने कई सारे चित्र बनाए थे। तो ये एग्जिबिट भी हुई थी बाकायदा। वहां इलाहाबाद म्यूजियम है, वहां नॉर्थ जोन में तो 3 बार तो पेंटिंग करती थी। ये है। और अभिरुचि में गजलें अच्छी गजलें सुनना मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छे व्यंग पढ़ना मुझे पसंद आता है। पर साहित्य आपको पसंद आता है? हाँ जी, गजलें अच्छी हो तो सुनने में अच्छा लगता है। बेगम अख्तर साहब को, आबिदा परवीन जी को, बहुत सारे हैं, नैयारा नूर साहिबा को, ये सब जो क्लासिकल है ये सुनने में बड़ा आनंद आता है। ये है अभिरुचियां। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी स्मृतियों में खो रही, अब आप अपनी मेमोरीज में। अच्छा हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोग तो सफर में हैं संजीव सर, हम लोग तो अभी सफर में ही हैं। हम लोग अभी किसी मकाम पर पहुंचे हैं नहीं, तो हम लोग स्मृतियां बाल्यकाल की होंगी बस। जी, तो बाल्यकाल की ही हैं जो हैं। सफर जारी रहना चाहिए बस। जी जी, मुसलसल, वो मुकम्मल कभी नहीं होता, वो मुसलसल जारी रहता है, उसमें आनंद है, ज्यादा आनंद है। हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, उदीयमान लेखक हैं, नवोदित लेखक हैं, उनके लिए आप अपने अनुभव के आधार पर क्या संदेशा देना चाहेंगे? नए लोगों को, जी, राइटर्स को, देखिए हम बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली कहेंगे कि भाई ईमानदारी से, समर्पण के साथ अगर तुम किसी भी विधा से जुड़ते हो, ना केवल साहित्य से, मैं केवल साहित्य की बात ही नहीं करती हूँ, किसी भी विधा से अगर तुम जुड़ते हो तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण समय दे सको तब तो जुड़ो। नहीं तुम्हारे पिता कल को ये बता रहे हैं भाई मेरा लड़का इंजीनियर है, किताबें और कविताएं भी करता है, नहीं तो या तो किताबें और कविताएं ही कर लो या इंजीनियरिंग ही कर लो। साहित्य बहुत कठिन डगर है पनघट की, ये इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप साहित्य से जुड़े हो तो है ना, तो भूखे रहकर भी लिखना अगर तुम्हें गवारा हो तब तो तुम साहित्य के मैदान में कूदो, वरना तुम इंजीनियर ही बनो। साहित्य ही रचो, साहित्य भी मत रचो।
ये मेरा लेखकों से है और प्रकाशकों से, ये पाठकों से ये कहना है कि अगर आप चुन रहे हैं कोई भी एक विधा तो उसे बहुत पुराने लोगों को पहले पढ़ के क्लासिकल सबसे पहले पढ़िए, तब आप जो ये कचरा है ये छांट लेंगे बड़े आराम से। क्लासिकल आपको पढ़ना है अगर आप साहित्य में जुड़ने जा रहे हैं एज अ पाठक तो, और अगर ऐसा लेखक जुड़ने जा रहे हैं तो भी पहले क्लासिकल पढ़ लीजिए और बहुत समर्पण भाव से आइए, वरना मत आइए, वरना आप जिस जगह पैसे कमा रहे हैं वहीं पर रहिए। यश प्रतिष्ठा भी आपको कल को वहां मिल जाएगी। अगर किसी भी एक फील्ड में आप पूर्ण प्रतिष्ठित, पूर्ण समर्पित हैं तो वहां आपका नाम होने लगेगा, लोग आप पर लिखने लगेंगे। अगर आप डॉक्टर ही अच्छे बन जा रहे हैं तो डॉक्टर पर लोग लिखने। अंत में ये पूछना चाहूंगा कि अश्क साहब से आपने कितनी प्रेरणा ली और कैसा लगा उनका लेखन, क्या आपने उनकी स्टाइल अपनाई या नहीं? मैंने पिताजी से सबसे पहली चीज जिजीविषा सीखी है। पिताजी इतनी तकलीफ, इतनी लाइलाज बीमारी, उनको टीबी उस वक्त हो गई थी, वो उससे लौटे, उन्होंने एज अ सहाफी, एज अ पत्रकार उन्होंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया और उन्होंने इतना लिखा, वो लास्ट मिनट तक लिखते हुए गए हैं। तो पिताजी से मैंने सबसे पहले तो उनकी कर्मठ होना सीखा, जिजीविषा सीखी है, और मैंने उन्हें ये देखा है कि वो कितनी हाल खराब हो, चाहे वो माली हालात नहीं अच्छे हो, जो कि बाद में माता जी से जुड़ते ही ठीक हो गए थे क्योंकि प्रकाशन शुरू हो गया था, और तमाम सारी और भी बातें, लेकिन पूरी तरह से समर्पित साहित्य में जो व्यक्ति रहा है, जो इलाहाबाद का बाद में परिभाषा और पर्याय बन गया साहित्य की दुनिया में, तो ऐसे व्यक्ति से मैंने यही सीखा है कि कर्मठ अगर आप हैं तो आप किसी भी जगह दिलों को जीतने का हुनर रखते हैं। आप पाठकों, एक बार कृष्णा सोपती जी ने कहा था कि विश्व का ऐसा कोई भी पुस्तकालय नहीं बाकी होगा जहां अश्क जी की कोई किताब ना मिल जाए, अगर वहां हिंदी है तो इतना कुछ वो काम करके गए हैं, इतना कुछ वो काम करके गए हैं, जिसको हम लोग जब कभी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इंटरव्यू, अभी पिताजी की 111वीं जयंती अभी 14 दिसंबर को हम लोगों ने मनाया था, बड़े प्यार से स्मरण किया था उनका, हम कई लोग जुड़े थे, तो उन सारे लोगों ने एक बात संजीव सर कही कि वो इतना सारा काम कर गए हैं कि एक प्रोग्राम में उन्हें समेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है, तो पिताजी से ये मैंने सीखा कि आप प्रयास करते रहिए, लगातार करते रहिए, आप कभी ना कभी जो है अपनी जो है विल पावर से कभी समझौता ना कीजिए, आपकी विल पावर ही आपको जीत दिलाती है, क्योंकि उनके बिल्कुल ठीक बात है, विल पावर सबसे आगे आ रहती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए उनके तब से जो विरोधी थे वो उस जमाने के लोग थे, वो मंटो के ख्वाजा अहमद अब्बास हुए, कृष्ण चंद्र हुए, राजेंद्र सिंह बेदी हुई, इस्मत चुगताई हुई, ये सब जो लीजेंड्स हैं, ये सब जो क्लासिकल राइटर हैं, वो उनके साथ के लोग हैं, और उस वक्त भी वो प्रतिस्पर्धा झेल रहे थे। बाद के दौर में इलाहाबाद में भी उन्होंने बहुत प्रतिस्पर्धाएं देखी, लाहौर से जो उनकी जिंदगी शुरू हुई वहां उन्होंने बड़ी प्रतिस्पर्धा, लेकिन हर जगह वो फतह हासिल करके अपना सिक्का जमा के आए, वो चाहे बॉम्बे हो, वो लाहौर हो, वो इलाहाबाद हो, इलाहाबाद में तो आखिरी सांस तक वो वहीं रहे। तो इस तरीके से पिताजी की ये जो विल पावर है, पिताजी की जो कर्मठता है, पिताजी की जो लगन है, ये मुझे बहुत प्रभावित करती है। कि नीलाम मुझे कहा करते थे तुम उन्हीं की तरह जुझारू हो, कभी हार नहीं मानती हो, क्योंकि जब वो बहुत बीमार थे तो मैं उसे हमेशा नीलाम से उस वक्त कह रही होती थी कि तुम चिंता न करो, तुम ठीक हो जाओगे, पिताजी जब ठीक हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं ठीक हो सकते हो, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो लेटे लेटे कहते थे तुम अश्क जी जैसा बोलती हो, तुम्हारे अंदर पापा जी कहते थे, मैं कहती थी पिताजी कहा करो, इतने बड़े उम्र के हो, कोई इतना वयोवृद्ध है और पापा जी कहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो पिताजी कहा करो। तो कहते पिताजी की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है, उसी तरह बोलने लगती हो कई बार। तो पिताजी से यही सब सीखा है मैंने, हर विधा में काम किया है। अभी जब हो रहा था तो कह रहे थे अरे ये विधा उनकी छूट गई है जिस पर अभी बात नहीं हुई है, जो हम लोग आगे करेंगे। तो ये है। इसी के साथ हम सभा का समापन करेंगे।
इसके बाद हाँ किसी विश्लेषणात्मक चर्चा में हम एक बार फिर मिलेंगे। जरूर जरूर। बहुत तब बहुत आपकी धन्यवाद आपके लिए समय निकालने के लिए। जी जी, आपकी इच्छा जो है कविता सुनने की, मैं आपको एक कविता उस दिन जरूर सुनूंगी, ये मेरा वादा है। इससे मुझसे? आपने मुझसे कहा, हमारे पाठकों से, हमारे दर्शकों से ये हमारा वादा है, जब भी आपके मंच पर मैं दोबारा आऊंगी मैं एक कविता कोई प्रिय जरूर सुनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी तो इसी के साथ इजाजत लेते हैं, पुनः मिलने की जी जी बिल्कुल, कामना के बहुत साथ। अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।